16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो मगध था। इसका आंसर है मगध। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। बेटा हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट के भाई क्वेश्चंस आंसर हो चुके हैं और आज हम लोग यहां पर क्वेश्चंस आंसर कर रहे हैं बेटा सेकंड चैप्टर के। हम लोग यहां पर CUET 2024 की तैयारी के लिए मैं आपको यहां पर 1000 MCQ, कितने बेटा? तो 1000 MCQ सीरीज चला रहे हैं हम यहां पे, ताकि आप लोगों से एक भी क्वेश्चंस छूटने ना पाए। बात समझ में आ गई? चलिएगा, अच्छे से एकदम क्लियर तरीके से बेटा काम करना है ताकि हमको भाई कोई भी दिक्कत ना आए। एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, टॉप मोस्ट जो भाई 30 to 35 क्वेश्चंस, कितने? तो 30 to 35 क्वेश्चंस मैं आपको हर एक उसमें करा रहा हूं चैप्टर में, ठीक है? तो कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। चलिएगा, पहला क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन, किसका? तो इंडिया का नेपोलियन कौन से शासक को कहा जाता है? जल्दी से आंसर बताइएगा कि नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन से रूलर्स को बोला जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, कनिष्क को, समुद्रगुप्त को या हर्षवर्धन को? जल्दी से बताइएगा आंसर। आंसर है इसका आंसर सी, यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एक और इसको नाम दिया जाता है बेटा, तो याद रखिएगा, वीणा वादक। क्या? तो वीणा वादक, वीणा वादक शासक भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है भाई, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बहुत ही टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करते जाइएगा एकदम, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस और भी बनते हैं मैं आपको उनको बताता चलूंगा। नंबर ए, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 16 जो महाजनपद हुआ करते थे, कब के? तो 1600 BCE के। कब के बेटा? तो 1600 BCE में भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है, ऐसे समझिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर कितने जनपद हुआ करते थे? तो 16 महाजनपद हुआ करते थे। क्वेश्चंस है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? भाई सबसे शक्तिशाली का मतलब क्या होता है? जिस पर पावरफुल रूलर क्या कर रहा हो? रूल कर रहा हो। तो कौन कौन सा? मगध, अवंती, कुरु या कांधार? जल्दी से बताइएगा, सबसे शक्तिशाली महाजनपद 16 महाजनपदों में से कौन सा था? तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए, मगध वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा एट द टाइम। ठीक है, समझ में आ गया एकदम अच्छे से। तो 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध था। अच्छा, मगध की अब बात कर लेते हैं यहां से बेटा, इसकी भाई कैपिटल्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, है ना? तो मगध की अगर मैं बात करूं शुरुआती कैपिटल के बारे में, राजधानी के बारे में, तो याद रखिएगा ये कैपिटल का नाम था इसका वैशाली। क्या नाम था बेटा? तो वैशाली इसकी क्या हुआ करती थी? प्रथम कैपिटल हुआ करती थी। उसके बाद भाई जो अगली कैपिटल बनी और मोस्ट इंपोर्टेंट कैपिटल बनी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था पाटलिपुत्र। उसका नाम क्या था बेटा? तो उसका नाम था पाटलिपुत्र। ठीक है, जो आज की डेट में हम पटना के नाम से जिसको जानते हैं। चलिएगा, अगर बात की जाए अवंती के बारे में, जल्दी से बताइएगा मुझे, अगर बात की जाए बेटा अवंती के बारे में, तो अवंती की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? तो उज्जैन। अवंती की राजधानी का क्या नाम था बेटा? तो उज्जैन। ठीक है, एक एक पॉइंट रहना नहीं चाहिए, याद रखिएगा। कुरु की राजधानी का नाम हुआ करता था इंद्रप्रस्थ। क्या? इंद्रप्रस्थ। बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइएगा मुझे कि गांधार की कैपिटल का क्या नाम हुआ करता था? तो गांधार की कैपिटल का नाम हुआ करता था, इसके नाम से हमें एक विश्वविद्यालय भी मैंने बताया था आपको, तो तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला इसकी क्या हुआ करती थी? कैपिटल हुआ करती थी। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन आंसर अपने करने हैं।
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को वीणा वादक शासक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये वीणा वादक प्लेयर हुआ करता था, यानी जो वीणा होता है ना बजाने वाला, इस तरीके से वो भी ये बहुत अच्छा बजाना जानता था। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो मगध था। इसका आंसर है मगध। इसकी प्रथम कैपिटल पूछी जाए तो पूछ लेना, इनिशियल कैपिटल ऑफ द मगधा अगर पूछा जाए तो वैशाली हुआ करती थी। अगर बाद में पूछी जाए तो कौन सी थी बेटा? पाटलिपुत्र थी, जिसको हम आज पटना के नाम से जानते हैं। अवंती की राजधानी क्या हुआ करती थी? अवंती की राजधानी थी उज्जैन। ठीक है। कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। और गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। ठीक है, अच्छे से समझ में आया। चलिएगा बेटा अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन भाई देखिए, अगला क्वेश्चन कितना अच्छा है। एक एक क्वेश्चन बहुत गजब का है एकदम। आपको क्या करना है? आपको कॉपी पेन लेके अच्छे से बैठना है। चलिएगा आगे बात करते हैं। किस शिलालेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? भाई किस शिलालेख से, कौन से इंस्क्रिप्शन से हमें यह पता चलता है कि कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसमें विजय प्राप्त की थी अशोका के द्वारा? ठीक है, तो पंचम शिलालेख, दसम शिलालेख, 13वां शिलालेख या सप्तम शिलालेख? जल्दी से बताइएगा कौन से शिलालेख से हमें भाई जो हमारी कलिंग वॉर थी या कलिंग जो लड़ाई हुई थी अशोका और घनानंद के बीच में, उसकी भाई कौन से अभिलेख से मिला है? तो आंसर आ जाएगा इसका 13वां शिलालेख। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कनिष्क, ठीक है, कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 48, याद रखिएगा ये सीई है यहां पे। ठीक है, ये सीई है ऑप्शन में। ठीक, तो कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? 48 सीई में, 78 सीई में, या फिर 98 सीई में, या फिर बेटा 88 सीई में? जल्दी से बताइएगा, एक एक क्वेश्चन बड़ा गजब का है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है इसका बी, यानी 78 सीई के दौरान कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था, कोरोनेशन हुआ था। क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, बहुत गजब के क्वेश्चंस है ना। एक भी सीयूईटी 2024 के अंदर बेटा जो आप लोगों ने हिस्ट्री डोमेन ले रखा है, जिन भी बच्चों ने हिस्ट्री डोमेन ले रखा है, जो किससे है बेटा? भाई जो हिंदी मीडियम से यानी हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो क्वेश्चंस को अच्छे से देखें, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, जिन भी बच्चों के पास हिस्ट्री डोमेन हो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चलिए, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? धम्म का मतलब क्या होता है बेटा? पहले बात कर लेते हैं धम्म के बारे में। देखिए, बुद्धिज्म में एक कंसेप्ट होता है कि धम्म मतलब है धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला। तो धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, बिंदुसार के द्वारा, अशोका के द्वारा, या फिर उदयन के द्वारा? धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशोका के द्वारा धम्म महामात्रों की बेटा क्या की गई थी? नियुक्ति की गई थी। क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है? दबा के शेयर करते रहिएगा। अब बात क्या है कि अशोका किस वंश का शासक था? जो अशोक था वो कौन से वंश का शासक था? कौन सी डायनेस्टी से वो संबंध रखता था? जल्दी से बताइएगा, नंद वंश से, मौर्य डायनेस्टी से, चोल वंश से, या गुप्त वंश से? जल्दी से बताइएगा कि अशोक कौन से वंश से संबंधित था या अशोक कौन से वंश से आता था? तो करेक्ट आंसर है बेटा बी, मौर्य वंश से संबंध रखता था अशोका। एक एक क्वेश्चन बहुत गजब के हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपने ना पढ़ा हो। ठीक है, एक एक चीज मैंने पढ़ाई थी भाई। अशोका कौन से डायनेस्टी से आता है, कौन से अशोका के द्वारा कलिंग वॉर कब लड़ी गई थी, ये सारी चीजें बहुत अच्छे और डिटेल्ड पूर्वक मैंने आपको पढ़ाई हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि
भारतीय इतिहास का कौन सा काल, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइएगा, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, यानी राम राज्य के नाम से जाना जाता है, ऐसे आप कह सकते हो। तो मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, या इनमें से कोई नहीं। भारतीय इतिहास में भाई कौन सा वो काल है जब हम उसको स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल गुप्त काल को हम भाई भारतीय इतिहास के स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा होगा आपसे कि भाई ऐसा क्वेश्चन दे दिया है सर ने जो बन नहीं रहा है। एक एक क्वेश्चन इतने टॉप मोस्ट हैं, और सीयूईटी 2024 के अंदर 2024 के अंदर हिस्ट्री डोमेन में आपको यहां से क्वेश्चन सीधे सीधे मिलने वाले हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना, ये अभिलेख है, याद रखिएगा, ठीक है। ये किसके द्वारा की गई है? तो कालिदास के द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा, हनिसेन के द्वारा, या फिर पतंजलि के द्वारा। जल्दी से बताइएगा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई है। बहुत 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में पता है कैसे आ सकता है? जैसे आपसे 3 इंस्क्रिप्शंस या 4 इंस्क्रिप्शंस इधर दे दिए जाएंगे कि भाई ये इंस्क्रिप्शंस हैं, और इधर इनके राइटर दे दिए जाएंगे, और बोल दिया जाएगा आपसे कि मैच द फॉलोइंग, इनको मैच कीजिए कि कौन सा सही है, कौन से नंबर पे आने वाला है, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाने हैं, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं, 9वां क्वेश्चन क्या है? राज तरंगिणी की लेखक कौन है? भाई राज तरंगिणी की लेखक कौन है? जल्दी से बताइएगा, कौन है? पतंजलि है, बाणभट्ट है, विशाखदत्त है, या फिर कल्लड़ है? जल्दी से बताइएगा कि भाई राज तरंगिणी ये पुस्तक है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कल्हड़ के द्वारा राज तरंगिणी की रचना की गई है। किसकी रचना की गई है? तो कल्हड़ के द्वारा राज तरंगिणी की रचना बेटा यहां पर की गई है। अगला क्वेश्चन क्या है? 10वां, अर्थशास्त्र। देखिए एक एक चीज है, अर्थशास्त्र और इंडिका नामक पुस्तक किस वंश के बारे में हमें जानकारी देती है? अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र के रचयिता है कौटिल्य। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र के रचयिता है कौटिल्य। इंडिका के रचयिता कौन है बेटा? जल्दी से बताइएगा। इंडिका का मेगस्थनीज। कौन है? मेगस्थनीज। कहां से आया था? तो जल्दी से बताओ कहां से आया था, जल्दी से कमेंट करके बताओ ये कहां से आया था। चलिए, अर्थशास्त्र और इंडिका नामक पुस्तक किस वंश के बारे में हमें जानकारी देती है? गुप्त वंश के बारे में, मौर्य वंश के बारे में, सतवाहना वंश के बारे में, या फिर कुषाण वंश के बारे में? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, सॉरी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कि मौर्य वंश के बारे में अर्थशास्त्र और इंडिका नामक पुस्तक हमें सोर्स है, द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। ये क्या है? अर्थशास्त्र और इंडिका है। अच्छे से समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? एक एक क्वेश्चन अच्छा लग रहा है? दबा के शेयर करते रहिएगा बेटा, ठीक है, दबा के शेयर करते रहिएगा। अगली क्वेश्चंस क्या है? अगला क्वेश्चंस देखते हैं कि अर्थशास्त्र की रचना कौन सी शताब्दी में हुई, है ना? कौन सी शताब्दी में हुई? यहां पे इनके आगे बीसीई लगेगा, ठीक है, याद रखिएगा, बीसीई, बिफोर क्राइस्ट एरा। चलिए अब बताइए कि अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई? मैंने ये आपको अभी बताया। अब बात है कि अर्थशास्त्र की रचना कौन सी शताब्दी में हुई? तो 6वीं सेंचुरी बीसी में हुई थी, 4th सेंचुरी बीसीई में हुई थी, या 7th सेंचुरी बीसीई में हुई थी, या 5th सेंचुरी बीसीई में हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाना है इसका 4th सेंचुरी बीसी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा
महाभाष्य किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहां से तो आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेगा ना बेटा, मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक क्वेश्चंस आपसे इतना मोस्ट इंपोर्टेंट पूछने वाला है, तभी मैंने ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लीन एंड क्लियर एकदम समझ में आए। तो महाभाष्य किसकी रचना है? महाभाष्य रचना है ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि की। किसकी बेटा? तो पतंजलि महाभाष्य के रचनाकार हैं। एक एक क्वेश्चन समझ में आया? इंपोर्टेंट डाल के क्वेश्चंस बनाना जो सीख गया, याद रखिएगा, जो बच्चा क्वेश्चंस बनाना सीख गया, जो बच्चा क्वेश्चंस के बारे में सीख गया कि एग्जामिनर किस तरीके से पूछता है, कहीं नहीं रुकेगा। ठीक है, वो बच्चा कहीं नहीं रुकने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन आ गया कि अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कौटिल्य इसका सही आंसर है। कौटिल्य का नाम ही क्या है बेटा? तो इन्हीं को बोलते हैं चाणक्य, याद रखिएगा, इन्हीं को बोला जाता है विष्णुगुप्त। ठीक है, आपसे अगर पेपर में पूछ लिया जाए, अगर आपको कौटिल्य नाम याद ना रहे तो याद रखिएगा इन्हीं को चाणक्य और इन्हीं को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र क्या है बेटा? अर्थशास्त्र रूल करने वाली एक पुस्तक है, यानी जो हम बोलते हैं पॉलिटिक्स की एक ऐसी पुस्तक है, या फिर मैं ये कहूं कि उस टाइम पर किस राजा को किस तरीके से अपनी पॉलिसीज बनानी चाहिए प्रजा के लिए, अर्थात अपनी जनता के लिए, या किस तरीके से शासन करना चाहिए, वो सारी चीजें अर्थशास्त्र में दी गई हैं। याद रखिएगा ये कोई इकोनॉमी की किताब नहीं है। ठीक है, ये आपकी अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है उसके रचयिता हैं कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, आप कुछ भी इनको कह सकते हो। चलिएगा, वज्जी को बौद्ध धर्म ग्रंथों में कहा गया है, जल्दी बताइएगा। जो वज्जी है भाई, पहली बात तो जल्दी से मुझे यह बताइएगा वज्जी की राजधानी क्या है? जल्दी से बताइएगा वज्जी की राजधानी क्या है? जल्दी से बताओ, राजधानी क्या है वज्जी की? तो वज्जी की राजधानी है, जल्दी बताओ, वज्जी की राजधानी क्या है? वज्जी की दो राजधानियां हुआ करती थी, एक का नाम था विदिशा और दूसरे का नाम क्या था? मिथिला। ठीक है, दो राजधानी हुआ करती थी, तो विदिशा और मिथिला। ठीक, चलिए अब मैं क्या कह रहा था कि वज्जी को बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है, या कहा क्या गया है, इसको किस नाम से जाना जाता है? गढ़ संघ, गणतंत्र, राजतंत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। गढ़ संघ के रूप में बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है कि भाई क्या हुआ करते थे बेटा? 16 तो महाजनपद मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, इसमें क्या था कि जो बड़े जनपद हुआ करते थे उनमें कौन रूल किया करता था? उनमें राजा रूल किया करता था। कौन? तो उसमें किंग रूल किया करते थे, जो बड़े लोग थे। अच्छा, अब है गढ़ और संघ, याद रखिएगा इस बात को भाई। दो चीजें और क्या हुआ करती थी? दो चीजें और हुआ करती थी, गढ़ और संघ। ठीक है, तो गढ़ में क्या हुआ करता था? कई राजा मिलकर, ठीक है, कई राजा मिलकर शासन किया करते थे। ठीक है, कई राजा मिलकर शासन किया करते थे। समझ में चीजें आ रही हैं? मैंने आपको क्या बताया? पहले आपको बताया वज्जी की राजधानी क्या है, तो वज्जी की राजधानी हुआ करती थी विदिशा और मिथिला। ठीक, अच्छा जी, वज्जी को बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो इसको संज्ञा दी गई है गढ़ संघ की। क्या, किसकी संज्ञा दी गई है बेटा? तो गढ़ संघ की संज्ञा दी गई है। चीजें समझ में आ रही हैं? शेयर करते रहिएगा, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो एकदम शेयर करते रहिएगा। बिल्कुल भी एक एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं आने वाला है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक जो चैप्टर होगा हमारा, जैसे मान लीजिए एक चैप्टर है, ठीक है, समझो बात को, एक चैप्टर से भाई, एक चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं बेटा? तो एक चैप्टर से लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैं आपको एक चैप्टर से कितने क्वेश्चंस करा रहा हूं? 30 से 35 क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर करा रहा हूं, ताकि आपसे एक भी क्वेश्चंस ना छूटे। चलिएगा, 5 चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, या फिर इनको आप पंच मार्क्स कॉइन सुने होंगे ना आपने, है ना? मैं यहां पे लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, पंच मार्क्स कॉइन्स आपने जरूर सुने होंगे। पंच मार्क्स कॉइन्स का मतलब क्या है?
एक मोहर होती थी जो कि भाई उस पर 5 निशान हुआ करते थे, वो बेसिकली किसके बने हुआ करते थे? तो ये कह रहा है सोने के, चांदी के, तांबे के, या फिर बी और सी दोनों ऑप्शन। बताइए कौन सा ऑप्शन है भाई? जो सोने के सिक्के चलाने वाला सबसे पहला रूलर कौन हुआ करता था बेटा? जिसको हम कनिष्का के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या बोला है कि पंच मार्क्स कॉइन्स, जो 5 चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, किसके? तो बेटा याद रखिएगा, चांदी और तांबे के बने होते थे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी और सी दोनों ही अपनी जगह पर सही हैं। तो पंच मार्क्स कॉइन्स जो बने हुआ करते थे वो किसके थे? चांदी और तांबे दोनों को मिलाकर इन सिक्कों को बनाया जाता था। समझ में आ गई? एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका, क्या? तो प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसके द्वारा की गई है? रचनाकार कौन है? भाई मैंने आपको क्या बताया था कि इंडिका की जो रचना की गई है वो किसके द्वारा की गई है? कौटिल्य के द्वारा, मेगस्थनीज के द्वारा, अल बिरूनी के द्वारा, या फिर बाण भट्ट के द्वारा? जल्दी से बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर है इंडिका की रचना की गई थी मेगस्थनीज के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? तो मेगस्थनीज के द्वारा इंडिका की रचना की गई थी। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसके द्वारा की गई या किसने की थी? जल्दी से बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्का, अशोका या बिंबिसार? जल्दी से बताइए मुझे कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने, कनिष्का ने, अशोका ने, बिंबिसार ने? जल्दी से बताओ किसके द्वारा की गई थी? तो धम्म की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका, अशोका के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? तो अशोका के द्वारा। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? पहले बात कर लेते हैं कि पार्श्वनाथ कौन है। ठीक है, पहले बात क्या है? पहले आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि पार्श्वनाथ कौन है ना? आपको यह जानना बहुत जरूरी है भाई। अकॉर्डिंग टू जैन धर्म, याद रखिएगा, जैन धर्म के ग्रंथों के अनुसार बता रहा हूं मैं आपको। ग्रंथों के अनुसार क्या बताया गया है? बताया गया है कि जो पार्श्वनाथ हैं ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। कितने? तो 23वें तीर्थंकर के रूप में पार्श्वनाथ को जाना जाता है। 24वें तीर्थंकर के रूप में किसको जाना जाता है? जल्दी से बताइएगा। 24वें तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है महावीर स्वामी को। किसको? महावीर स्वामी को जाना जाता है। ठीक है, गिरनार हिल पर इनकी 104 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? तो पार्श्वनाथ की मृत्यु गिरनार हिल पर 104 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा बस इतना। तो इसने क्वेश्चन क्या कह रहा है? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अपरिग्रह? जल्दी से बताइएगा। तो महावीर के द्वारा पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में ब्रह्मचर्य जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में जो नया सिद्धांत जोड़ा था वो था ब्रह्मचर्य का जीवन। वो क्या था बेटा? वो था ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करना। अच्छे से समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस? बिल्कुल एकदम टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा, वैसे नहीं है। एकदम आपको सीयूईटी 2024 के अंदर, सीयूईटी 2024 के अंदर जिस भी बच्चे को 200 आउट ऑफ 200 अपनी हिस्ट्री डोमेन के अंदर चाहिए, अपनी हिस्ट्री डोमेन के अंदर जिस भी बच्चे को चाहिए, वो बच्चा यूनिमॉन्क्स को ज्वाइन करे। जल्दी से यूनिमॉन्क्स को ज्वाइन करे, क्योंकि यहां पर बेटा आपको 100% सफलता की गारंटी है। यहां पर आपको 100% सफलता की गारंटी है। चलिएगा आगे आगे बात करते हैं। कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? चलिए पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये बीसीई है, याद रखिएगा, ये बीसीई। चलिए, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया?
तो 263 बीसीई में, 268 बीसीई में, 261 बीसीई में या 260 बीसीई में। तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा? करेक्ट आंसर है इसका सी, 261 बीसीई में लड़ा गया था। कारण क्या था? अगर बात की जाए कि कलिंग के वॉर का कारण क्या था, तो याद रखिएगा हाथी पाने के लिए। किसके लिए बेटा? हाथियों पर विजय पाने के लिए या हाथियों को अपने कब्जे में करने के लिए ये लड़ाई लड़ी गई थी। किस किस के बीच ये लड़ाई हुई थी? तो याद रखिएगा ये लड़ाई हुई थी अशोका और नंदराज के बारे, अशोका और नंदराज, नंदराज के बीच ये कलिंग का वॉर हुई थी, जिसमें किसकी विजय हुई? जिसमें अशोका की विजय हुई थी। शासन के कौन से वर्ष? अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि कलिंग वॉर अशोका के शासन के कौन से वर्ष लड़ा गया, तो याद रखिएगा ये लड़ा गया था इसके शासन के 8वें वर्ष। कौन से वर्ष? तो शासन के 8वें वर्ष लड़ा गया था कलिंग की वॉर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 200 आउट ऑफ अगर 200 आपको भी चाहिए तो दबा के शेयर कर देना। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए जिस बच्चे के से ये क्लासेस हमारी छूट जाएं। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू की क्लासेस हैं। चलो, जीवक वैद्य, आपने शायद आपके जो सेकंड चैप्टर है ना उसमें जीवक वैद्य का कोई वर्णन नहीं है। वैसे मैं आपको बता देता हूं, ये जो वैद्य हुआ करता था, ये वैद्य हुआ करता था तुम्हारा बिंबसार का। ठीक है, बिंबसार किस वंश से संबंधित था? तो बिंबसार बेटा हर्यंक वंश से संबंधित हुआ करता था। ठीक, याद रखेंगे इस बात को, एकदम याद रखेंगे। चलिएगा आगे, थोड़ी सी इसके बारे में मैं आपको बता ही देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत यहां पर ना हो। ठीक है, आप लोगों को यहां पर दिक्कत ना करनी पड़े। चलिएगा बात कर लेते हैं इसके बारे में कि जीवक वैद्य किस वंश से संबंधित था। तो इसका करेक्ट आंसर है हर्यंक वंश से संबंधित था। ठीक है, इसी वंश को याद रखिएगा पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्यों? पितृहंता का मतलब क्या होता है? पिता की मृत्यु करके बेटा जो है उसका या अगला जो सक्सेसर है उसका, उसको गद्दी मिलना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पितृहंता वंश। तो जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो हर्यंक वंश के काल में था। क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं? दबा के शेयर करते रहिएगा। आगे बात करते हैं। चलिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? भाई किसके अभिलेखों से हमें भूमि दान का उल्लेख मिलता है? अशोका, चंद्रगुप्ता, प्रभावती गुप्ता या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा किसके इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हमें यह मिलता है कि लैंड डोनेट किया गया था? क्या लैंड डोनेट किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, प्रभावती गुप्ता जो थी वो किसकी पुत्री हुआ करती थी? तो याद रखिएगा ये पुत्री थी चंद्रगुप्त की। किसकी? तो चंद्रगुप्त की ये बेटी हुआ करती थी प्रभावती गुप्ता, और प्रभावती गुप्ता के द्वारा बेटा भूमि दान की गई थी। ये इकलौती लेडीज हमें ऐसी मिलती है जिसके द्वारा भूमि को डोनेट किया गया था, यानी लैंड को डोनेट दान किया गया था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहां से मिलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सती प्रथा बेसिकली मतलब क्या था? थोड़ा सा मैं समझा देता हूं यहां पे कि जिस किसी भी व्यक्ति की, है ना, जो कोई भी व्यक्ति हुआ करता था, आज की बात नहीं है, और पहली बात ये पूरे भारतवर्ष में लागू नहीं हुआ करती थी, या ये सिस्टम पूरे भारतवर्ष में नहीं मिलता था। भारत के किन्हीं किन्हीं जगहों पर, जैसे कि राजस्थान का एक दो कुछ इलाका है वहां पर, और हमें थोड़ा सा जो लाहौर की तरफ, जो लाहौर से उधर खैबर पख्तूनख्वा वाला जो एरिया पड़ता है, टुडे पाकिस्तान वाला, तो वहां पर हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, और कुछ कुछ साक्ष्य हमें भाई जो प्रयागराज है वहां से भी मिले हैं, है ना। तो व्यक्ति जब खत्म हो जाता था, जब व्यक्ति मर जाता था, तो उसकी पत्नी को उसी व्यक्ति के साथ, उसकी चिता के साथ ही लिटा दिया जाता था, यानी जीवित पत्नी को। याद रखना भाई, इंसान की मृत्यु नहीं, उसकी जो पत्नी हुआ करती थी
कुछ पत्नियां हुआ करती थी जो खुशी यानी अपने मन के थ्रू बेटा जल जाया करती थी अपनी पति के साथ में, जो उसकी चिता है उसके साथ में जल जाया करती थी। कुछ पत्नियां ऐसी हुआ करती थी जिनको जो पुरोहितों के द्वारा भाई जबरदस्ती उस आग के हवाले कर दिया जाता था, ठीक है। लेकिन सती सिस्टम बैन हो गया था भारत में, अब कोई सिस्टम नहीं है। चलिए बात करते हैं कि सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहां से मिला है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरड़ अभिलेख, ठीक है। कौन सा अभिलेख, तो एरड़ अभिलेख के द्वारा हमें सती प्रथा का साक्ष्य सबसे प्रथम प्राप्त होता है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, दबा के शेयर करते रहिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 23 और 24, क्या कह रहा है, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा, ये अशोक के पुत्र और पुत्रियां हुआ करते थे, याद रखिएगा। अशोक का पुत्र का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम हुआ करता था संघमित्रा, को धम्म के प्रचार प्रसार के लिए कहां भेजा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटेन, अमेरिका, बांग्लादेश या श्रीलंका, जल्दी बताइएगा कि अशोका ने महेंद्र और संघमित्रा को धम्म के प्रचार प्रसार के लिए कहां भेजा, तो करेक्ट आंसर है डी, यानी श्रीलंका में। कहां पर बेटा, तो श्रीलंका में धम्म के प्रचार प्रसार के लिए इसको भेजा गया था। चलिएगा देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मेगस्थनीज भारत किसके दरबार में आया, मेगस्थनीज भारत किसके दरबार में आया, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका या पुष्यमित्र शुंगा, जल्दी बताइएगा। मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगस्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भाई हेलेना, याद रखिएगा इस बात को, हेलेना से शादी किया था, ठीक है। हेलेना से इसके द्वारा चंद्रगुप्त के मौर्य के द्वारा विवाह किया गया था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट फिर से क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार हैं कौन, जल्दी बताइए, कालिदास, बाणभट्ट, अश्वघोष या कौटिल्य। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, किस शासक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, बिंदुसार, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता या अशोका। किस शासन को, प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है बेटा, जो देखने में सुंदर हो, जो देखने में भाई सुंदर हो, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहा जाता है प्रियदर्शी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, अशोका को प्रियदर्शी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेदों की संख्या कितनी है, जल्दी बताओ, वेदों की संख्या कितनी है, 8, 6, 4 या 16, जल्दी बताओ वेदों की संख्या कितनी है, करेक्ट आंसर सी। कौन कौन से वेद हैं, जल्दी बता सकते हो आप भाई। नंबर फर्स्ट क्या हो गया, ऋग्वेद, जल्दी बताओ, ऋग्वेद, अच्छा जी। दूसरा कौन सा है, अथर्ववेद, जल्दी बताओ, अथर्ववेद, शाबाश। तीसरा कौन सा है, यजुर्वेद, बहुत बढ़िया भाई, जल्दी बताओ। चौथा जल्दी कमेंट करके आप बताओ, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है, 18, 17, 15 या 8, जल्दी बताइएगा। पुराणों की संख्या कितनी है, 18, 17, 15 या 8, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पुराणों की संख्या कितनी है, 18, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गए। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, विशाखदत्त, कौटिल्य, मेगस्थनीज या इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताओ मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, विशाखदत्त वाज द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षस, ठीक है। चलो 30वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, मौर्य साम्राज्य का
प्रथम शासक, जल्दी से बताइएगा कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? जल्दी बताओ, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। कब किया गया? तो 268 BCE, और कुछ इतिहासकार मानते हैं 272 BCE में फाउंड किया गया था मौर्य साम्राज्य। ठीक है, इसके संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? संस्थापक के रूप में जाना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, या प्रथम शासक इसका चंद्रगुप्त मौर्य हुआ था। क्वेश्चंस कैसे लगे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल हम लोग चैप्टर नंबर 3, क्या हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। दबा के शेयर कर दीजिएगा, हर एक बच्चे तक बता दीजिए, क्योंकि फिर मैं बार बार आपसे एक ही बात कहता हूं, चीते की चाल, बाज की नजर और जेपी सर की हिस्ट्री पर संदेह नहीं करते। 200 आउट ऑफ 200, क्या? तो 200 आउट ऑफ 200 आपको मैं हिस्ट्री डोमेन के अंदर 100% दिलाकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मेरा वादा है। चाहे आपको डीयू में एडमिशन लेना हो, चाहे आपको एएमयू में एडमिशन लेना हो, चाहे आपको जेएनयू में एडमिशन लेना हो, चाहे आपको बीएचयू में एडमिशन लेना हो, चाहे आपको डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, चाहे आपको एयू यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, बेटा जो हिस्ट्री डोमेन आने वाला है वो जेपी सर की क्लास से एक एक क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है भाई, 100% शेयर करिएगा। कल मिलता हूं इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।